गुड इवनिंग प्रतीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने उसी टॉपिक के साथ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पार्ट 3 में। पहले के सेशंस में हमने जैसे बात किया था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है क्या और उसमें क्या क्या साइंस होती हैं, हमें कैसे पहचानना चाहिए। आज हमारे साथ फिर से देवारती आचार्य मैम है, डॉक्टर अंशु महाजन है एंड हमारी एमफिल की हुई सोशल वर्कर हैं मिस गुरमीत कौर। देवतीज आचार्य मैम जो है वो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी है, डॉक्टर अंशुल महाजन कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है लुधियाना से। तो हम फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैम हमने पहले डिस्कस किया था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है क्या और इसमें क्या क्या साइंस होते हैं और इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये इसके आउटकम्स क्या निकलते हैं चिल्ड्रंस के ऊपर और एडल्टहुड के ऊपर। जी, am I audible? यस मैम। ओके। सो क्या होता है कि जब बच्चे को ये एक काइंड ऑफ ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, तो देखा जाता है कि उनके काफी सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। कभी-कभी उनमें जो जिसको कहते हैं पीटीएसडी, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसा डेवलप करते हैं। डिप्रेशन आते हैं, एंजाइटीज आते हैं, कभी-कभी बहुत डर जाते हैं बच्चे, या फिर उनको नाइटमेयर्स आते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, कभी-कभी कुछ हिस्टेरिकल रिएक्शंस भी देखा जाता है, सुइसाइडल बिहेवियर्स भी देखा जाता है। कोई-कोई बच्चे कोप करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज के सहारे लेते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकली देखा जाता है। इसको छोड़ के भी देखा जाए तो उनके पढ़ाई जो है, जो मेन चीज़ वो काम करते हैं बचपन में, वो एकेडमिक्स, उनके जो स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट कर जाते हैं। बच्चे में एक कभी-कभी कुछ क्रिमिनल बिहेवियर, खास करके लड़कों में एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाता है, या फिर ट्रुएंसी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये सारी चीज़, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ देखा जाता है बच्चों में। और अगर हम देखें कि यही बच्चे जब अडल्ट हो जाते, बड़े हो जाते हैं, तब उनमें क्या दिक्कतें आती है, वही सेम चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर काउंसलिंग या साइकियाट्रिक मेडिसिन्स वगैरह ठीक-ठाक उनको ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो, तो वो डिप्रेशन, एंग्जायटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसी वजह से उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, सारे बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं। उनमें एक मिसट्रस्ट हो जाता है। बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, इस वजह से वो ठीक-ठाक से रिलेशनशिप बना नहीं पाते हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है, वो बचपन से ही बहुत पुअर होता है, और उनमें एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस आते हैं। ऐसा लगता है बहुत जल्दी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी मतलब धक्का उनको मिलता है लाइफ में। और ये ऐसा हद तक जाता है कि उनके लिए, उनके लाइफ में मैरिटल डिस्कॉर्ड या फिर डिवोर्स भी हो सकता है। मतलब एक पर्सनल लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको ना किया जाए तो। जी, तो डॉक्टर अंशुल, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ये ग्रूमिंग इन द चाइल्डहुड, इस टाइप के चिल्ड्रंस के अंदर ग्रूमिंग हम कैसे कर सकते हैं? क्या-क्या हमें प्रिकॉशंस देखने चाहिए ग्रूमिंग के? व्हाट इज़ ग्रूमिंग? ग्रूमिंग है क्या वैसे बेसिकली? देखिए, हम सेक्सुअल ग्रूमिंग की अगर हम बात करते हैं कि वो एक प्रोसेस होता है इन विच अ परपेचुएटर ग्रेजुअली गेन्स अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट विद द इंटेंट टू बी सेक्सुअली अब्यूजिव। और जो विक्टिम होता है जनरली बच्चा होता है या टीनेजर होता है या वल्नरेबल अडल्ट हो सकता है। तो सेक्सुअल ग्रूमिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि जो विक्टिम है, टारगेटिंग द विक्टिम। नंबर 2, सिक्योरिंग द एक्सेस टू एंड आइसोलेटिंग द विक्टिम। नंबर 3, विक्टिम का ट्रस्ट गेन करना। एंड नंबर 4, कंट्रोलिंग एंड कंसीलिंग द रिलेशनशिप। ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं सेक्सुअल ग्रूमिंग के। और किस किस केस में हो सकते हैं? इन पर्सन या वाया इंटरनेट हो सकता है, या इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग हो सकता है। अब पर्पस ऑफ ग्रूमिंग, जो सेक्सुअल ग्रूमिंग की हम बात करें, उसका पर्पस क्या है कि सबसे पहले मैनिपुलेट करना परसेप्शन ऑफ अडल्ट अराउंड चाइल्ड। सेकेंडली, मैनिपुलेट द चाइल्ड इनटू बिकमिंग a cooperating participant, which reduces the likelihood of a disclosure and increases the likelihood that a child will repeatedly return to the offenders. Number 3, to reduce the likelihood of child
of the child being believed if they do disclose. And number 4, to reduce the likelihood of abuse being detected. तो ये बेसिक इसका पर्पस रहता है। जी 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 सर। मैम अकॉर्डिंग टू यू ग्रूमिंग बेसिकली है क्या, हमारी थोड़ी ऑडियंस को क्लियर कीजिए। सॉरी सर, रिपीट करना एक बार। सेक्सुअल ग्रूमिंग क्या है? अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर करने कीजिए कि ये सेक्सुअल ग्रूमिंग बेसिकली है क्या? सर जैसे कि सेक्सुअल ग्रूमिंग में हमें टारगेटिंग द विक्टिम को टारगेट करना है कि क्या क्या उनमें बिहेवियर आ रहा है। जैसे विक्टिम आइसोलेट करता है, आइसोलेट हो जाता है, उसको ट्रस्ट मतलब गेनिंग द विक्टिम्स के ट्रस्ट, और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता रिलेशनशिप में वहां पे। तो ग्रूम, सॉरी सर मैं नो इशू। देवती मैम आप बताइए मैम, ग्रूमिंग बेसिकली है क्या? जी, एक्चुअली ग्रूमिंग जो है वो परपेट्रेटर जो होते हैं उनको चूज करना होता है कि कौन से बच्चे हैं जो कि वल्नरेबल है, जो जल्दी से उनके बातों में आ जाएंगे। तो इस वजह से सबसे सुंदर दिखने वाले, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत टिमिड काइंड ऑफ, थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम जिनका लो है, जो जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं, जो जिन बच्चों को किसी दूसरे से रिकॉग्निशन की बहुत नीड रहता है कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई इम्पोर्टेंस दे, जिनको घर में वो चीज का लैकिंग होता है, जिनको अटेंशन नहीं मिलता है, वही बच्चे होते हैं इजी टारगेट्स। तो परपिट्रेटर्स जो है वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं। तो अगर एक भीड़ में से भी उनको चूज करना हो तो दे कैन डू इट। तो यही है ग्रूमिंग का फर्स्ट स्टेप कि टारगेटिंग द चाइल्ड। आपको सही बच्चा पकड़ना है ताकि वो शोर शराबा ना करे, ताकि वो ज्यादा स्मार्ट ना हो कि आपको अपोज करे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं करना है। यही हियर एक्चुअली द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज ऑन एन एडल्ट, जहाँ पे आपको रोक टोक मिलेगा, लेकिन चाइल्ड से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वैसे ही उनको टारगेट करना है ताकि बच्चे आपको ट्रस्ट करे। अब ट्रस्ट करने के लिए क्या करना होता है कि बच्चे जो जो चीज पसंद करते हैं, जैसे कि आप उसको कोई खिलौना दीजिए, चॉकलेट दीजिए, जो बच्चा पसंद करता है, या फिर थोड़ा बड़ा हो तो उनको आप पैसा दीजिए ताकि वो अपने मनपसंद चीजें खरीद पाए, या फिर कभी कभी ड्रग्स का भी लालच दिया जाता है, अल्कोहल का लालच दिया जाता है, तो कि ताकि बच्चे जल्दी से आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आपके साथ टाइम बिताना चाहे। उसके साथ साथ जो होता है कि केयर गिवर जो है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, उनके भी ट्रस्ट लेना है। अब कैसे करेंगे, कैसे फैमिली मेंबर्स आपको ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। आप मान लीजिए कि आप बेबी सिटर हो गए, मतलब मम्मी पापा बिजी है तो आप ही बच्चे का ध्यान रखने के लिए राजी हो गए, तो उनको लगेगा कि वो बहुत रिलीफ मिल गए, लेकिन एक्चुअली में आपका इंटेंशन क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। उसके साथ साथ आप उनका और कोई नीड, ऐसा कोई हो सकता है कि कोई सोशल आइसोलेशन जैसा कोई प्रॉब्लम है, या फिर इमोशनली कोई फैमिली बहुत डिटैच्ड है बाकी लोगों से, तो आप वो जगह, वो जो गैप है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके ऊपर भरोसा करके बच्चे को देंगे। और जो सर कह रहे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ से है बच्चा, मतलब अगर ये ब्रोकन फैमिली से है तो मम्मी पापा अपने आप में झगड़ने में व्यस्त है, तो बच्चे के लिए टाइम नहीं है कि वो कैसा कर रहा है, कैसा है। तो ये एक काइंड ऑफ मौका होता है परपेट्रेटर्स के लिए कि उन बच्चों को टारगेट करे। या फिर अगर होम में हो बच्चे घर में नहीं है लेकिन ऑर्फेनेज में हो, होम में हो, ऐसे जगह पे हो, या फिर बहुत ही ज्यादा क्राउडेड, मतलब कोई शादी के घर ऐसा जगह पे हो जहाँ पे अटेंशन नहीं मिल रहा है पेरेंट्स का, थोड़ा सा बच्चा आइसोलेटेड हो चुका है, तो वैसे सिचुएशन में बच्चे को टारगेट किया जाता है। या फिर बच्चा अगर इमोशनली या मेंटली डिसेबल्ड है, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनके मम्मी पापा का कोई ड्रग अब्यूज का इशू है, या फिर अल्कोहल अब्यूज का इशू है, जो कि वो उनमें इनग्रॉस्ड है, या फिर उन मम्मी पापा मेंटली कोई प्रॉब्लम है, मेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर कोई डिसऑर्डर है, तो वहां पे बहुत इजी हो जाता है परपेट्रेटर्स को टारगेट करना। तो जब ये टारगेटिंग हो जाता है और आपने ट्रस्ट भी जीत लिया, तब क्या होता है कि बच्चे को अलग कर लेना होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि फैमिली मेंबर्स ही करते हैं,
मम्मी पापा भरोसा करके घर के ही कोई अंकल आंटी के पास रख के जाते हैं, तो उन्हीं में से होता है जो कि ये शुरू करते हैं। फिर जब शुरू होता है तो पहले ही बच्चे को एकदम से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं जाना होता है। पहले उनको टचिंग बिहेवियर किया जाता है, उनको अनड्रेस करने के लिए बोला जाता है, या फिर उनके जेनिटल एरियाज को टच किया जाता है, या उनको कहा जाता है कि आप करो। तो बच्चे को अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना हो तो वो समझते नहीं है, वो करते रहते हैं। तो ये होता है कि सेक्सुअलाइजिंग द रिलेशनशिप, धीरे धीरे करते करते फिर किसिंग बिहेवियर करते करते वो आगे जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ग्रूमिंग के पार्ट है, दैट इज मेंटेनिंग द कंट्रोल, कि आपको कैसे आप कंट्रोल रखोगे बच्चे के ऊपर, या फिर पूरा फैमिली के ऊपर। क्योंकि आपको तो एक दो दिन का बात है नहीं, आपको साल भर साल ये करते जाना है। तो ये करने के लिए आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, और कंट्रोल तभी होगा जब या तो आप बच्चे को कोई चीज देके, इंसेंटिव देके कोई ट्रस्ट जीतेंगे, या फिर आप उनको डरा के रखेंगे, धमका के रखेंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो लव्ड ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे जो मम्मी पापा ही ज्यादातर होते हैं, उनका साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या तो हम कुछ बुरा कर देंगे या भगवान कुछ बुरा कर देगा। कहीं से उनके अंदर एक गिल्ट इंड्यूस किया जाता है ताकि बच्चे चुप रहें। इवन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा भी देखा है, ऐसा भी सुना है अपने पेशेंट से, कि एक कॉलेज स्टूडेंट मुझे कह रही है लड़की कि उनके मम्मी को पता है कि उनके अंकल करते हैं उनके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज, लेकिन मम्मी बोलती है कि लोग क्या बोलेंगे इसलिए तू चुप रहे, और अंकल आता है तो बात को बाहर ना जाने दे, मान ले। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मदर इट हैपेंस। तो ये भी काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल है कि उस अंकल का, शायद वो फाइनेंशियली वो लोग डिपेंडेंट है या क्या है पता नहीं, या फिर सिर्फ सोशल डर की वजह से कि क्या लोग कुछ बोलेंगे, ये लोग चुप रहते हैं, ऐसे कंट्रोल भी बना रखते हैं। ये है टोटली द पार्ट ऑफ ग्रूमिंग द चाइल्ड। जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया कि सबसे पहले तो बच्चे को टारगेट देखते हैं कि कौन से बच्चे को हम इजीली टारगेट कर सकते हैं, फिर उनके फैमिली मेंबर्स का और बच्चे का केयर गिवर का ट्रस्ट गेन करते हैं, फिर आपने बताया कि उनकी नीड्स पूरी करते हैं, फिर बच्चों को आइसोलेट करते हैं, उनकी फैमिली से दूर लेके जाती हैं, देन दे स्टार्ट सेक्सुअलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और फिर अपना कंट्रोल उनके ऊपर करते हैं। जी 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 मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ही है आचार्य मैम, कि ये रेड फ्लैग क्या होता है, रेड फ्लैग बिहेवियर क्या है? जी, रेड फ्लैग बिहेवियर समझने के लिए सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो है कि कौन से चिल्ड्रन है जो कि वल्नरेबल है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि मान लीजिए हमारे देश में एटलीस्ट हम देखें तो फीमेल सेक्स इज मोर वल्नरेबल, लड़कों के साथ भी होता है पर हमारे देश में थोड़ा कम है, लड़कियों में ऊपर ही ज्यादा होता है। फिर अनअकम्पनीड जो चिल्ड्रन होते हैं जिनके साथ कोई नहीं है, फिर अगर वो स्टेप चिल्ड्रन है, कोई स्टेप फादर मदर घर में है, तो वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाते हैं, फॉस्टर केयर में है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, या फिर जैसा मैंने कहा कि हैंडीकैप्ड है। तो ये जब भी ऐसा सिचुएशन आपको भी एज अ मतलब क्लिनिशियन हम लोगों को भी मिलता है हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पे, तो हमको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए कि शायद ये सारी चीजें रेड फ्लैग्स है। पास्ट अब्यूज के कोई हिस्ट्री है जिनके साथ, तो ये सारे है कि शुरुआत ऑफ द रेड फ्लैग्स। अभी क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि उस बच्चे के प्रति कोई एक फैमिली मेंबर या फिर बाहर का कोई स्पेशल अटेंशन दे रहा है, कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दे रहा है, unnecessarily हक कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव एक्चुअली सीन इन माय क्लिनिक, दैट कि बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चे समझते हैं एक्चुअली कि अनईजी लगता है किसी पर्टिकुलर अंकल का हक करना, तो वो लोग समझते हैं। तो ऑल दीज आर रेड फ्लैग्स, बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ क्लिनिशियन यू हैव टू बी विजिलेंट कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर अननेसेसरीली गिफ्ट दिया जा रहा है, या फिर कोई भी आपका दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके लिए वो बहुत ही सिंपैथेटिक लिसनर है, बैठ के सुन रहा है घंटों तक आपकी बात, तो उनका गेन क्या है वो उनके दिमाग में रहता है, लेकिन आपका ट्रस्ट वो ऐसे ही जीतते हैं। फिर फैमिली को ऑफर करते हैं कि बिना मांगे ही कुछ हेल्प कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो चलो मैं ठीक कर देता हूँ, काइंड ऑफ एक आपका मेरे ऊपर उधार है तो आप कुछ बोल नहीं सकते।
तो दीज आर द साइंस जहाँ पे हमको समझना है कि ये रेड फ्लैग्स है, हो सकता है कि इसके बाद कोई ऐसा सेक्सुअल अब्यूज वाला सिचुएशन आ सकता है उस फैमिली के बच्चे के लिए। जी। तो डॉक्टर अंशुल यहाँ पे बताइए, ये रेड फ्लैग जो बिहेवियर है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या हमें इसमें देखना पड़ता है? देखिए मैम ने बहुत हद तक बताया है, पर इसमें कुछ ऐसे है कि जैसे ऑफेंडर जो होते हैं वो ऑफर बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, दे ब्रेक द रूल्स, बट दे आर रेयरली कॉट इन अब्यूजिंग द चाइल्ड। उसके बाद जब वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं उसको लगता है ये इनअप्रोप्रिएट नहीं, ये जो बिहेवियर है इनअप्रोप्रिएट नहीं है, उनके अकॉर्डिंगली ये बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट नहीं होता है जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बेसिकली जैसे मैम ने बताया, या तो अंडर कोई प्रेशर होता है, या एक हेल्प का टैग लगा दो, या अननेसेसरी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करके उनको नीचा दिखाते हैं, तो डेफिनेटली फैमिली उसके फिर वो फैमिली कुछ कह नहीं सकती है। नंबर 2, जैसे गिफ्ट देना, मैम ने बताया अननेसेसरीली गिफ्ट देना, अननेसेसरी टेंशन देना या प्रॉब्लम सुनना। गिफ्ट देने से भी या तो स्मॉल गिफ्ट दे सकते हैं या लार्ज गिफ्ट दे सकते हैं। ये ग्रूमिंग टेक्निक होती है कि बच्चों को फ्लैटर करे, फैमिली को इंप्रेस करे और उनका ट्रस्ट गेन करे। बेसिक मकसद होता है कि फैमिली का ट्रस्ट गेन करना। फिर एंड दे आर विजिलेंट आल्सो, इफ अनदर अडल्ट इज ओवरली इंटरेस्टेड इन चाइल्ड और फैमिली, कंसीडर दिस अ रेड फ्लैग। फैमिली को इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जब कोई किसी की हेल्प कर रहा है, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहा है, और उसको विजिलेंट होने की जरूरत है कि भाई ये जो साइन है ये रेड फ्लैग साइन है। नंबर 3, टचिंग और हगिंग द चाइल्ड। टचिंग और हगिंग द चाइल्ड ये भी एक रेड फ्लैग साइन होता है। जो परपेट्रेटर्स होते हैं, दे विल टेस्ट द लिमिट बाय स्टार्टिंग टू इंट्रोड्यूस। सबसे पहले वो क्या करेंगे, रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले टच करेंगे। दे माइट पुट देयर आर्म अराउंड चाइल्ड और आस्किंग, पहले उसको बोलेंगे कि आप, जैसे हग करके पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल, फिर वो देखेंगे उसका रिएक्शन क्या है, हग करेंगे, चाइल्ड का रिएक्शन देखेंगे। एंड दे मे डू दिस इन फ्रंट ऑफ अदर अडल्ट्स आल्सो। पेरेंट्स के सामने कर सकते हैं या अडल्ट्स के सामने कर सकते हैं। इफ द अगर तो उनको लगेगा कि केयर गिवर्स या पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और चाइल्ड कंफर्टेबल है, तो दे स्टार्ट टचिंग द चाइल्ड एंड दे स्टार्ट हगिंग द चाइल्ड। तो ये पॉइंट भी पेरेंट्स को या केयर गिवर्स को एक रेड फ्लैग समझना चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए अबाउट द बॉडी एनाटॉमी एंड लेट देम नो इट्स ओके टू से नो टू अडल्ट्स। गुड टच, बैड टच, जैसे मैम बताते हैं उसमें फर्क होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैम ने बताया कि सिंपैथेटिक लिसनर बन सकते हैं, कि जैसे किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं। व्हाइल ग्रूमिंग ऑफ अ माइनर टेक्स प्लेस, ऑफेंडर जो होगा जिसने एक्ट करना है, ही विल लिसन टू द चाइल्ड, बिकॉज डिस्टर्ब फैमिलीज हैं या पेरेंट्स बिजी रहते हैं तो बच्चों की प्रॉब्लम्स कोई सुन नहीं सकता। तो वो इस चीज का जो ऑफेंडर्स होते हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, वो उनको प्रॉब्लम सुनते हैं। प्रॉब्लम सुनने का मकसद ये नहीं कि उनके असल में हेल्प करना चाहते हैं, बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस भी देना चाहते हैं। दे विल स्टार्ट टू बिल्ड अ बैरियर बिटवीन चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स। जब उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया, फिर वो बैरियर बनाएंगे बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, कि हम आपके पेरेंट्स से ज्यादा केयर करते हैं, हम आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं। सो बी ओपन विद योर किड एंड लेट देम नो दैट इवन पीपल दे लव कैन हर्ट यू। बच्चों को ये बताएं पेरेंट्स की जो इतना अगर कोई इतना भी केयर कर सकता है वो आपको हर्ट भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। टेल योर चिल्ड्रन दैट यू आर, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि दैट यू आर देयर फॉर देम एंड यू कैन टेल देम एनीथिंग। सो अगर ये सिचुएशन आती है, ये भी एक रेड फ्लैग का साइन है। ऑफर्स टू हेल्प टू फैमिली, जैसे मैम ने बताया। एंड लास्टली, गेनिंग एक्सेस वाया इंटरनेट। जो परपेट्रेटर्स होते हैं, they will often pretend to be someone that they aren't to gain access to kids online. They will pretend to share similar interest in gain trust, grooming them online. So know who your kids are talking to online. ये एक बहुत से कॉमन चीज है। बच्चा किससे बात कर रहा है नेट पे और क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं। जी। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये पॉक्सो एक्ट है। ये पॉक्सो एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये 2012 में हुआ है हमारे देश में। तो दिस एक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल harassment and pornography while safeguarding the interests of the children
at every stage of a judicial process by incorporating child-friendly mechanisms for reporting, recording of evidence, investigation, and speedy trial of offences through designated special courts. तो जैसे कि ये कह रहा है ये एक्ट कि ये स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हमारे देश में बच्चे के अगेंस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस है वो बढ़ चुका है, अब्यूज ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक्ट पर्टिकुलरली बच्चों के जो इंटरेस्ट है वो दिमाग में रख के बनाया गया है। और इसका हर जो स्टेप्स है उसमें अपनी रिपोर्टिंग से शुरू करके, बच्चे जब रिपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे तो अपने पेरेंट्स को ही रिपोर्ट करते हैं, पर उनके जितने भी उनको सवाल जवाब किया जाएगा से लेके हर एक स्टेप में वैसे ही एक एनवायरनमेंट रहता है ताकि बच्चे खुल के अपना बात बता सके, उनको फर्दर कोई भी हरासमेंट का शिकार ना होना पड़े। ये सारे इस एक्ट में देखा जाता है। और सबसे जरूरी बात कि ये बच्चे के प्रति हुआ है और बच्चों को ये समझ आए कि उनके प्रति जस्टिस होगा, ये भरोसा हो। इस वजह से यहाँ पे एक जो होता है कि स्पीडी ट्रायल हो, ये भी देखा जाता है। यही है लगभग पॉक्सो एक्ट। डॉक्टर अंशुल, इसमें साइलेंट फीचर ऑफ पॉक्सो की क्या होंगी? देखिए, मैं आपने बहुत हद तक पॉक्सो के बारे में बताया कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये पार्लियामेंट में मई 22 2012 में पास आउट हुआ था एंड बेसिकली बच्चों के प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए हुआ था। अब इसके सेलेंट फीचर्स क्या होते हैं पॉक्सो के? नंबर 1, ये जेंडर न्यूट्रल है। सबसे पहले जेंडर न्यूट्रल है। नंबर 2, इट मेक्स द रिपोर्टिंग ऑफ अब्यूज मैंडेटरी। यदि किसी प्रकार का बच्चे को अब्यूज हुआ है या पड़ोसी में हुआ है या किसी को भी बच्चे को अब्यूज हुआ है, तो इट मेक्स द रिपोर्ट ऑफ abuse mandatory. Number 3, it makes the recording of, यदि sexual abuse की recording भी हुई है वो भी mandatory है. Number 4, it जो all kind of sexual offenses towards minor less than 18 ये सब कुछ लिस्ट करता है. and number 5, it provides for the protection of minor during the judicial process. बेसिक ये law है for the protection of minors. अब इसके कुछ provisions होते हैं. Police officer must bring case to the attention of child वेलफेयर कमेटी विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग अ रिपोर्ट. यदि किसी ने रिपोर्ट किया है विद इन 24 आवर्स पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये बताना है कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है. यदि नहीं बताएंगे ये अनदर एक ऑफेंस होता है. तो बताना जरूरी है कि ये सेक्सुअल ऑफेंस या चाइल्ड अब्यूज सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड हुआ है. नंबर 2, दे मस्ट ऑल्सो बी इन प्लेन क्लोथ्स while recording the minor statement so as to not to appear intimidating. Number 3, statement recorded in a place chosen by the minor in the presence of person he or she trusts. जिसको वो ट्रस्ट करता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, उसके सामने ही इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत है. नंबर 4, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन is required for collection of forensic evidence must be conducted by the female doctor in the presence of person that a minor trust. जो एग्जामिनेशन भी करना है, अगर यदि फीमेल पेशेंट है तो फीमेल डॉक्टर एग्जामिनेशन करेगा इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु ट्रस्ट, और मोस्टली मदर्स या सिस्टर्स को ही उनके साथ होना चाहिए. Special court have been set up to conduct speedy in-camera trials. These court must ensure that minor is not exposed to any way to accused during the recording of evidence. जब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, he is not exposed to the accused person. Number 2, minor's identity not to be disclosed during the investigation or trial. Investigations के दौरान उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी. नंबर 3, minor is not made to repeat his or her testimony in the court that he can give testimony in the video. जो वीडियो के थ्रू दे सकता है उसको बार बार कोर्ट पे सेम सवाल पूछ के उसको तंग नहीं करना है. अदरवाइज चांसेस होते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन में चला जाएगा एंड प्रॉपर सेशन नहीं हो पाएगा. इसके अलावा केस इज डिस्पोज्ड विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ द ऑफेंस बीइंग रिपोर्टेड. जब रिपोर्ट किया है उसके 1 साल बाद इसको डिस्पोज करना है. द डिफेंस routes all the questions to the judge and is not allowed to ask them in an aggressive manner. Aggressive manner नहीं, because हो सकता है कि बच्चा डर के मारे कुछ ना बताए और proper reporting ना हो पाए. Compensation for the medical treatment and rehabilitation is given to the minor who has been sexually abused. ये है provisions of POSCO Act. अब there are some punishments which are listed under this POSCO Act. Number 1, सबसे पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. या तो वो पीनो वजाइनल होगा या पीनो ओरल या पीनो यूरेथ्रल या पीनो इल. पनिशमेंट नॉट लेस देन 7 years
and this may extend to life imprisonment and a fine. Number 2, aggravated penetrative sexual assault committed by the person of trust or authority, such as police officer, and punishment is not less than 10 years and it may extend to life imprisonment with a fine, section 6. Non-penetrative sexual assault, यदि किसी ने report किया है, committed by whoever with a sexual intent or not, who touches the private parts of the child, makes the child private parts and other he touched the private parts of the child and does any other act with a sexual intent which involves physical contact with or without penetration. So punishment not less than 3 years and they may extend to 5 years and a fine. Aggravated non-penetrative sexual assault, so committed by the person of trust or authority, such as police officer, punishment not less than 5 years and this may extend to 7 years and a fine. Sexual harassment, unwelcome sexual remarks, emails, telephones, chats, taunting, demands or requests. So the punishment is 3 years and a fine, section 12. Use of minor for pornography purposes, means involving a child in preparation, production, distribution of pornography via print, electronic, computer or any other technology. So punishment will be for 5 years and a fine, and the event of second conviction is there 7 years and a fine. Attempt of an offense, punishment 1 year or fine. Abetment of offense, instigating a person to commit offense, conspiring to commit an offense, intentionally aiding an offense. The punishment will be same as that of offense, section 17. And lastly, अगर report नहीं हुआ है an offense, sexual offense report ही नहीं हुआ है, 6 months or a fine is the punishment as per section 21. डॉक्टर अंशुल, ये सब हमने एक लॉ के रिगार्डिंग बात कर ली, इतना कुछ हमने जान लिया. अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करना चाहते हैं कि मेडिसिन से हम ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को कैसे हम रिकवर करवा सकते हैं. मेडिसिन का क्या रोल रहता है? देखिए, जो बेसिक मेडिसिन का ये रोल रहता है कि पेशेंट या बच्चे को बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर, पीटीएसडी टाइप सिम्टम्स होते हैं, उसमें काउंसलिंग का साथ में मेडिसिन लाइक एंटी एंजाइटी मेडिसिन से अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो दोनों का एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, साथ ही साथ एंजाइटी को दूर किया जा सकता है और रेगुलर फॉलोअप रखने की जरूरत रहती है. इसके अलावा काउंसलिंग से पेशेंट को जो उसका पीटीएसडी है, डिप्रेशन है या एंजाइटी सिम्टम्स हैं, वो भी काउंसलिंग काफी हद तक हेल्प कर देती है. देबाती मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो काउंसलिंग के ऊपर आपकी और साइकोथेरेपी के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है, तो आप बेसिकली मेरे को ये बताएंगे कि इस सिचुएशन के अंदर काउंसिल से कितने परसेंटेज जो बच्चे हैं वो निकल आते हैं और क्या क्या टेक्निक होती है काउंसलिंग के अंदर, थेरेपी के अंदर, जो हम इसमें हम यूज कर सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि यूजुअली जब बच्चे के थेरेपी हम लोग करते हैं तो देखा जाता है ज़्यादातर हम लोगों को जो मैनेजमेंट है वो बिहेवियरल मैनेजमेंट करना पड़ता है. जैसे कि उनके बिहेवियर में जो भी प्रॉब्लम्स दिख रहा है उसको कैसे ऑल्टर किया जाए, उसके ऊपर हम लोग जोर देते हैं. उसके साथ-साथ पेरेंट्स के एक्चुअली साथ ज़्यादा बात करना होता है, क्योंकि वही है ज़्यादा टाइम जो बच्चे के साथ बिताते हैं. तो वो ऐसे कोई एक्ट ना करे, कोई बिहेवियर ना करे, कुछ ऐसा बात ना कहे जिससे बच्चे फर्दर हर्ट हो या फिर जो हुआ है वो भूल ना पाए. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे एटलीस्ट हमारे देश में तो हम देखते ही हैं कि बहुत सारा टैबू रहता है. जब भी कोई विक्टिम होता है उनको ही ज़्यादा काइंड ऑफ सोशल कुछ स्टिग्मा जो है उसके वजह से आइसोलेट किया जाता है, ये प्रॉब्लम्स है. तो बच्चे के सिचुएशन में भी सेम है, बच्चे समझते कम है, लेकिन बड़े लोग, उनके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स अगर बहुत अशेम्ड फील करते हैं फॉर द रीजन व्हिच इज नो वे द चाइल्ड इज रिस्पांसिबल, तो बच्चे भी धीरे-धीरे अपने आप को दोषी मानने लगते हैं. कभी-कभी अगर डिस्टर्ब फैमिली हो या फिर ना भी हो, कभी-कभी पेरेंट्स अपने आप को दोष देते हैं या बच्चे को भी दोष देते हैं. तो ये सारे चीज़ जो है वो बहुत ही हानिकारक होते हैं. तो हम लोग काउंसलिंग में वो जगह टारगेट करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं. मान लीजिए कि यूजुअली जो है पेरेंट्स आके बताते हैं हमको कि बच्चा ने आज या फिर इस वीक में ये किया, ये प्रॉब्लम बिहेवियर शो किया. तो जो है कि हम लोगों को एक
एक बिहेवियरल एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें हम ABC ये देखते हैं कि एंटीसीडेंट क्या था, एक बिहेवियर हुआ है, उसका एंटीसीडेंट क्या था, दैट इज A, B इज द बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस कि उसके बाद क्या हुआ। कि मतलब बच्चे ने तो ये बिहेवियर कर दिया, मान लीजिए कि किसी को कुछ बोल दिया, कोई बैड लैंग्वेज यूज कर लिया या फिर कुछ थ्रो किया, कोई भी टेम्पर टेंट्रम किया, तो उसके पहले क्या हुआ था सिचुएशन में और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था, ये जो चीज है, ये एनालिसिस करने के टाइम ही पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, क्यों बच्चे ने वैसा बिहेवियर किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमको पेरेंट्स को ही समझाना पड़ता है कि मे बी दिस वाज द ट्रिगर, तो आपको ये जगह पे थोड़ा सा चेंज लाना है, शायद ये बिहेवियर बच्चे ने आप ही से सीखा है या ऐसा कुछ है। और उसके बाद जो आपने जो किया, इससे हो सकता है कि बच्चे का ये बिहेवियर रीइंफोर्स्ड हो जाए कि वो नेक्स्ट टाइम वो फिर से करे। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ हिस्ट्रोनिक रिएक्शंस होते हैं बच्चों का, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई डिसोसिएटिव बिहेवियर बच्चे कर लेते हैं ऐसे ट्रॉमा के बाद, तो उसमें मम्मी पापा अगर ज्यादा अटेंशन दे देते कि बच्चा तुझे क्या हुआ, ठीक है सो जा, चलो डॉक्टर के पास चलो, कुछ भी ज्यादा अटेंशन देने से वो बिहेवियर बढ़ जाते हैं। तो वहां पे कहाँ पे आपको इग्नोर करना है, उसको जो भी है उसको थोड़ा सा आप सेफ सिचुएशन में रखिए, लेकिन यू हैव टू कंटिन्यू योर ओन वर्क। ये उनको सिखाना पड़ता है कि आप ध्यान रखिए, पर उसको ये जताना जरूरी नहीं है कि आप ध्यान रख रहे हैं, उससे ये बिहेवियर इन्फोर्स्ड हो जाता है। बच्चे जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, पर ये कभी कभी इस वजह से हो जाता है। तो ये सारी चीज हम लोग सिखाते हैं। या फिर थोड़ा सा अगर बड़े, मान लीजिए कि 13, 14, 16 इस उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनके साथ हम थोड़ा कॉग्निटिव, ये जो बिहेवियर मैनेजमेंट मैं कह रही थी उसके साथ में हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पूरा ही कर सकते हैं, कॉग्निशन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, जिसमें हम लोग काइंड ऑफ एक थॉट मॉनिटरिंग डायरी करते हैं, जिसमें हम उनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये आपको मान लीजिए कि किसी बच्चे को उठ के सुबह काम करने की एकदम मन नहीं हो रहा है, कोई सीवियर डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उसमें कैसे हम लोग एक्टिविटी शेड्यूलिंग कर सकते हैं, वो वीकली मॉनिटर करना पड़ता है कि ये काम हमने इस वीक में आपको दिया, नेक्स्ट वीक में हम लोग रिवाइज करेंगे कि कौन कितना आपने कर पाया, कितना नहीं कर पाए, तो वहां पे और हम क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ थॉट मॉनिटरिंग डायरी में क्या होता है कि आपने ये सिचुएशन में आपने ये एक थॉट होता है, एक इमोशन होता है और एक्शन होता है, तो हमको ये समझाना पड़ता है कि कैसे ये तीन रिलेटेड है, मतलब हमारे कॉग्निशन, कोनिशन, अफेक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं और कैसे हमारे थॉट प्रोसेस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम जो थॉट आपके मन में आ रहा है, जिस वजह से आपने ऐसा रिएक्ट किया, उसके ऑल्टरनेटिव और क्या क्या थॉट्स हो सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और वो थॉट अगर आएंगे मेरे दिमाग में, तो मेरा इमोशन कैसा रहेगा, उसका एक परसेंटेज होता है जो कि हम निकालते हैं, वो मतलब दैट इज एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव, पेशेंट को रिपोर्ट करना होता है। और उस अनुसार धीरे धीरे अगर ये वीक बाय वीक कुछ वीक तक चलता रहे, तो बच्चे समझते हैं कि ठीक है कि मेरा थॉट प्रोसेस में कुछ एरर था, जिसको हम जो कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है और ये चेंज करने से मुझे क्या इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो जो बच्चे थोड़े से बड़े एडोलेसेंट्स होते हैं, उनको ये पार्ट हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना लॉजिकली समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनके लिए मेनली हम लोग रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स ही यूज करते हैं, ताकि बच्चे ये बिहेवियर करे तो आप ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, ये ना करे तो आप उसको विथहोल्ड कर सकते हैं। पनिशमेंट यूजुअली हम लोग टेक्निक के मतलब तरह यूज करने के लिए कभी कहते नहीं है, पनिशमेंट वी डोंट रिकमेंड दैट, but mostly this is the way we do the counseling. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका और डॉक्टर अंशुल का कि आप लोगों ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का हमारा ये थर्ड पार्ट जो है ये यहीं पे समाप्त होता है। हम नए टॉपिक के साथ हम बाद में फिर आएंगे आप लोगों के सामने और नए टॉपिक के साथ। मैम ने जैसे बताया कि काउंसलिंग के अंदर हम किस वे में हम चलते हैं, तो बच्चों के बिहेवियर के अंदर डिस्टर्बेंस क्यों आई, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की जो उनके साथ घटना घटी
जो एपिसोड हुए उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई, जिसके बाद हमें काउंसलिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस आती है और साथ में साथ मेडिसिन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग के साथ मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि काउंसलिंग एकदम से कभी रिजल्ट नहीं देगी आपकी, और मेडिसिन आपको इमीडिएटली रिलीफ देना शुरू कर देगी। धीरे धीरे हम काउंसलिंग जैसे चलती है वैसे वैसे फिर आपकी मेडिसिन ड्रॉप आउट होनी शुरू हो जाती है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप लोगों का। तो हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली बार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।